वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। राइट। तो हम रिसेप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और रिसेप्टर जो होता है वो कैसे अपना एक्शन जो है इफेक्टर तक पहुंचाता है या कैसे इफेक्टर जो है कैसे एक्शन होता है किसी भी ड्रग का किसी रिसेप्टर के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो है वो कैसे हेल्प करती है किसी ड्रग को रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद इफेक्टर तक वर्क करने के लिए या इफेक्ट लाने के लिए। ओके। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। ओके। मान लीजिए कि कोई रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर के ऊपर जो है ड्रग आके अटैच होती है। अब ड्रग का काम होता है कि उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना। तो केवल ड्रग की रिसेप्टर पे बाइंडिंग होने से ही इफेक्ट नहीं आता या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी वजह से ही इफेक्ट नहीं आता। ओके। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी इसमें स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, कई सारी इंटरमीडिएटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो कि सेल के इनसाइड चल रही होती है और इफेक्टर तक या किसी एंजाइम तक या किसी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन तक के अपना सिग्नल पहुंचाती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि जो ड्रग होती है इसके जो सिग्नल होते हैं इस सिग्नल को ये इफेक्टर तक पहुंचाती है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। तो गैस ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो है ये 5 टाइप की यहाँ प्रेजेंट है। वन बाय वन हमें डिस्कस करते हैं, पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों जो मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनाइल साइक्लीज साइक्लिक एमपी पाथवे फॉस्फोलाइपेज सी IP3DAG पाथवे एंड चैनल रेगुलेशन। ओके, तो तीनों ही मैकेनिज्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। चौथा है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टिक बाइंडिंग रिसेप्टर। पांचवा है रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन या न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करने वाले हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और इसकी कौन कौन सी पाथवेज होते हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर तो हमें पता है कि रिसेप्टर क्या होते हैं। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल है प्रोटीन के बने होते हैं, बाइंडिंग साइट का काम करते हैं किसी भी ड्रग के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल या लिगेंड के लिए। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं जी प्रोटीन की। अब जी प्रोटीन जो होता है ये इंट्रासेल्युलर होता है और साइटोसॉल के अंदर फ्रीली ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आता है ये जी प्रोटीन जो है वो जाके अटैच हो जाता है पर्टिकुलर इसके सब यूनिट से। तो यहाँ देखते हैं कि जो जी प्रोटीन होता है ये कितने टाइप का है। पहला है जीएस। जीएस जो होता है ये एडिनाइल साइक्लीज का एक्टिवेशन करता है, इसके फंक्शन है ये कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करता है। जी आई, आई मीन्स यहाँ पे ये इनिबिशन का काम करेगा, तो एडिनाइल साइक्लीज को इनिबिट करता है और पोटेशियम चैनल को भी ये ओपन करता है। इसके अलावा जीओ, ये कैल्शियम चैनल का इनिबिशन करने में हेल्प करता है। और जो जीक्यू होता है ये फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन करता है। मीन्स जहाँ पे हम फास्फोलाइपेज की बात करेंगे वहाँ पे हम जीक्यू जो कि इसका जी प्रोटीन है इसकी बात करने वाले हैं। तो अलग अलग यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट फैक्टर्स हैं जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी या सेकेंडरी मैसेंजर, इसके लिए जी प्रोटीन भी अलग अलग है। ओके, तो जैसे यूज होगा हम इसको आगे देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हम जी प्रोटीन कवर्ड रिसेप्टर की। ठीक है, तो अब ये रिसेप्टर जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे 7 जो है ये क्या है, हेलिकल्स है ना। राइट, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर लाइक जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं या इसको डिस्क्राइब करते हैं तो आपको रटना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ समझते हैं कि बिना रटे हम इसको कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम को अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए कि ये क्या है, आपका मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। राइट, तो आपने 7 हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ बना लिए। इनको आपने यहाँ पे एक टर्मिनल्स जो कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर है इसको ओपन रखा है और लास्ट में यहाँ जो 7 पॉइंट है इसमें एक टर्मिनल ओपन है। ओके, इसको एन टर्मिनल कहा जाता है ऊपर वाले को क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप अटैच होता है। और ये लास्ट वाला है इसको सी टर्मिनल कहा जाता है बिकॉज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। राइट, अब बात कर लेते हैं लूप्स की। यहाँ पर देखिए ये अटैच है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 लूप्स अंदर साइड में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 लूप बाहर की तरफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, 3 लूप जो है इंट्रा सेल्यूलर जो कि अंदर की तरफ है। और इन्हीं के बीच में कहीं कुछ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है, जैसे ब्लू वाला जो है
ब्लू वाला ये एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जो रेड वाला है ये इंडिकेट कर रहा है कि जी जी प्रोटीन है, जैसा अभी हमने बात की थी, यही जी प्रोटीन जो है टर्मिनल्स पे आके अटैच होते हैं। तो ये सब यहाँ पे नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये सब बाइंडिंग साइट्स हैं जी प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, समझा है, इसी को आपको अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो दीज आर द लार्ज फैमिली ऑफ द सेल मेमोरी रिसेप्टर। सेल मेमोरी रिसेप्टर की एक लार्ज फैमिली है और ये इफेक्टर से अटैच होते हैं। ठीक है, और ये जीटीपी जो कि एक्टिवेटेड होता है और जीटीपी को रिप्लेस करता है, उसके थ्रू ये वर्क करता है। इसके अलावा 7 अल्फा हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ठीक है, 7 आपको यहाँ दिख रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन है बिकॉज ये मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है, 3 इंट्रा सेलुलर लूप है। ओके, और एमिनो एंड्स है। तो गाइज ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो जी प्रोटीन है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके साथ में था इसलिए इसको फिर से यहाँ पे हमने देखा हुआ है। मेजर हम आते हैं मेजर इफेक्टिव पाथवे की तरफ, जिसमें कि पहला है एडिनाइल साइक्लीज साइक्लिक एएमपी पाथवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है कि लंबा हो, पर इसको आप समझिएगा पूरा। तो इसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, आप इसको जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं डायग्राम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि डायग्राम समझना ज़्यादा इजी होता है। डायग्राम में आपको बहुत ही हौच पौच यहाँ पे नज़र आ रहा है, केडी त्रिपाठी का डायग्राम है, बट इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आप केवल ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट आप भूल जाइए। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, हमने एक रिसेप्टर का एग्जांपल लिया हुआ है जिसको हमने कहा कि ये बीटा रिसेप्टर है और एड्रेनालिन इसके ऊपर आके अटैच होता है। ठीक है, स्पेसिफिक बात करें तो जो कार्डियक मसल्स होती है उसके अंदर बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो एड्रेनालिन यहाँ पे क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया, बीटा रिसेप्टर है। अब यहाँ पर ये क्या है, जी प्रोटीन के थ्रू वर्क करता है। जी प्रोटीन में यदि आप देखें अंदर की साइड में तो 3 सब यूनिट लगी हुई हैं, है ना। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। ठीक है, और जीएस हमने अभी पहले पढ़ा था कि ये एडिनाइल साइक्लेज जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और एडिनाइलिन के लिए यूज किया था हमने। ओके, तो यहाँ पे 3 सब यूनिट हो गई, अल्फा बीटा एंड गामा। जब ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है तो इसके ऊपर जीडीपी यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, बट जब ये जैसे ही एड्रेनलिन आके आके यहाँ पे अटैच हुआ तो ये जो जीटीपी होता है इस जीटीपी को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो जीटीपी यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जी अल्फा जीटीपी के साथ में ये यहाँ से आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट होने के बाद ये चला जाता है एडिनाइल साइक्लेज के पास। एडिनाइल साइक्लेज को ये एक्टिवेट करता है और यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एटीपी से साइक्लिक एमपी को फॉर्म करता है। ये साइक्लिक एमपी फर्दर जो है आगे जो प्रोटीन काइनेज ए होता है इसके थ्रू काम करता है ये। इसके अलावा साइक्लिक एमपी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम चैनल इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे अल्फा जो था ये भी बढ़ा रहा है, पीके प्रोटीन काइनेज जो है ये भी इसको कैल्शियम चैनल की एंट्री को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो पीके है ये 3 काम करता है यहाँ पर। एक तो ये कैल्शियम चैनल की एंट्री को बढ़ा रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पे ट्रोपोनिन पे वर्क कर रहा है। ट्रोपोनिन हमें पता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये कुछ अदर फंक्शन प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा फास्फोलैमिन को एक्टिवेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन मसल्स के ऊपर होता है और यहाँ जो कैल्शियम आ रहा है ये इसके साथ में अटैच होता है। अटैच होने के कारण से ये जो ट्रोपोनिन है आगे जैसे ही कैल्शियम के साथ में अटैच होता है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगता है। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि फॉस्फोलैमिन एक्टिवेट होता है तो क्या करता है कि जो कैल्शियम जो कि बाहर की तरफ यहाँ पे था इसको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये वापस भेज देता है ना, मतलब वापस इसको स्टोर कर देता है। तो यह मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। तो फास्फोलैमिन एक्टिवेट होगा तो रिलैक्सेशन है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो रहा है कैल्शियम तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो होगी। ठीक है, अब यदि हम इसका एंटागोनिस्ट दे देते हैं जिसमें कि हमने लिखा है M2 रिसेप्टर, M2 मतलब मस्कारेनिक 2 रिसेप्टर। हार्ट के अंदर M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन इसका एगोनिस्ट है। जैसे ही यहाँ पर ये आके अटैच होगा तो यहाँ भी 3 सब यूनिट है ओबियसली। यहाँ भी जो जीडीपी है निकलेगा, जीटीपी एक्टिवेट करेगा इसको। और ये जो जी अल्फा है ये क्या करता है कि जो एडिनाइल साइक्लेज होता है जो कि प्राइमरी मैसेंजर है इसको इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन ने क्या किया, इस
एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस नीचे की तरफ बंद हो गई। गॉट इट? इसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लू चार्ट के फॉर्म में लिखा है, आपको इजीली समझ में आएगा। पहला हमने लिखा बाइंडिंग ऑफ एड्रेनालिन या एगोनिस्ट, जो कि यहाँ बाइंड हुआ था। दूसरा कंफर्मेशन चेंजेस ऑफ द रिसेप्टर। तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जीडीपी बाय द जीटीपी एंड अल्फा सब यूनिट। फिर है एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लीज। यहाँ पे देखिए प्राइमरी मैसेंजर था, इसने क्या किया, साइक्लिक एटीपी से क्या किया, साइक्लिक एमपी बनाया। और साइक्लिक एमपी आगे क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। और इसके ये फंक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो गैस ये डायग्राम को बना के देखिए, इजीली है, बहुत इजी है, समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है पाथवे है फास्फोलाइपेज सी या IP3 DAG पाथवे। फास्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे, इसमें जो IP3 है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किनोसिटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह दोनों ही काम करते हैं। DAG जो है डाइअसाइल ग्लिसरॉल है ये। ठीक है, इनके ऊपर ही पाथवे है। तो फास्फोलाइपेज सी यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगी कि यहाँ फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, फिर सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ बनेगा और सेकेंडरी मैसेंजर आगे काम करेगा, राइट। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। अगेन यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों ही सब यूनिट यहाँ प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम चैनल और एक पंप भी लगा हुआ है ना। ये पंप क्या करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होता है इसको बाहर कर देता है, राइट। आगे समझते हैं इसकी क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल हमने लिया हिस्टामिन का। एगोनिस्ट है तो हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर हिस्टामिन आके बाइंड होता है। बाइंड होने के साथ ही यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और यहाँ से जो जी अल्फा है, ये जीडीपी यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, जीटीपी यहाँ पर आ जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है नीचे सब यूनिट। फिर ये यूनिट जो होती है कहाँ जाती है, फास्फोलाइपेज सी के पास। यहाँ पर ये जो अल्फा सब यूनिट है फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। और फास्फोलाइपेज सी जो है ये अगेन क्या करेगा, यहाँ जो PIP2 है, PIP2 दैट इज द फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल 45 बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो PIP2 होता है इसको ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, DAG के अंदर। या हम कहें कि इसका जो है हाइड्रोक्सिलेशन करता है। और हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू ये दो पार्ट बनाता है। पहला पार्ट होता है DAG दैट इज डाइसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा बनाता है IP3, ओके, जिसको हमने भी एनिसोटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट कहा था। ये दो इसके यहाँ पे जो है ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं, DAG और IP3। यही यहाँ पे आगे वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएजी की यदि हम बात करें तो डीएजी क्या करता है, आगे जाके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। जैसे हमने पिछले वाले पाथवे में देखा था तो उसमें प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो रहा है। और प्रोटीन काइनेज सी क्या करता है, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन का काम करता है, जो कि आगे भी कई सारी मैकेनिज्म को फॉलो करता है और इफेक्टर तक अपने इफेक्ट को पहुंचाता है, राइट। इसके अलावा यदि हम बात करें IP3, IP3 क्या कर रहा है, यहाँ देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है। और IP3 यहाँ पे ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कैल्शियम जो होता है इसको और ज़्यादा यहाँ से बाहर निकाल रहा है। मतलब कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको यहाँ पे साइटोसॉल के अंदर बढ़ाने का काम कर रहा है। ये जो कैल्शियम है देखिए कई तरह से फंक्शन कर रहा है। एक तो PKC को एक्टिवेट कर रहा है, पहला काम। दूसरा यहाँ पर ये कॉल्मोडिलिन जो कि CAM लिखा हुआ है, कॉल्मोडिलिन प्रोटीन के साथ में अटैच होता है और अटैच होने के बाद MLCK को एक्टिवेट करता है। MLCK होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है, जो कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मसल्स में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉल्मोडिलिन के साथ मिलके जो CCPK है, दैट इज द कैल्शियम कॉल्मोडिलिन प्रोटीन काइनेज, इसको भी एक्टिवेट करता है। अभी प्रोटीन काइनेज है, इसका मतलब है कि आगे ये भी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म करने वाला होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अदर इफेक्ट, है ना, और भी इसके कई सारे इफेक्ट है जो कि ये शो करता है। तो इसी को हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, जिसमें हमने लिखा है बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन ऑन द रिसेप्टर, देन कंफर्मेशन चेंजेस, displacement of GDP by the GTP on alpha subunit, फिर activation of the phospholipase C। इसने PIP2 को IP3 और DAG दो इसके अंदर इसने डिवाइड किया है। IP3 कैल्शियम की को बढ़ाता है और MLCQ को एक्टिवेट करके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। यहाँ DAG जो होता है ये PKC को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता है। तो गाइस बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं थर्ड, चैनल रेगुलेशन की तरफ। तो चैनल रेगुलेशन जो होता है
तो चैनल रेगुलेशन का मतलब है कि लाइक जो आयनिक चैनल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम के लिए हो गया, पोटेशियम के लिए हो गया या क्लोराइड के लिए हो गया, ओके, डिफरेंट आयन के लिए डायरेक्टली जो ये चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं, और इन चैनल के थ्रू ये जो आयंस होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, राइट। इसमें देखा जाए तो किसी भी तरह से नो इंटरवेंशन ऑफ एनी सेकेंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एम्पी IP3, यहाँ पे मतलब कोई भी साइक्लिक एम्पी और IP3 यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्ट ओपनिंग होती है, या तो स्टिमुलेशन होता है या इनहिबिशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले अभी डिस्कस किया था कि जीएस जो होता है किस चैनल को ओपन करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है ना। जीआई और जो जीओ है ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। तो जो अलग अलग प्रोटीन है वो अलग अलग चैनल को डायरेक्टली ओपन करते हैं और उनके फ्लो को सर्टेन करते हैं, राइट। और ये जो डायरेक्ट रेगुलेशन हो रहा है, ओके, तो हमने पढ़ी है 3 यूनिट, अल्फा बीटा एंड गामा, जी प्रोटीन के लिए। यहाँ पर ये जो बीटा और जो गामा है ना, इनका जो डाइमर होता है यही यहाँ पर जी प्रोटीन में डायरेक्ट रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट चैनल के ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके गाइज, तो होप सो गाइज आपको ये मेजर पाथवे जो है जो कि GPCRS के अंतर्गत आते हैं आपको समझ में आए हो। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी जो पार्ट 2 है, जो बाकी की बचे हुए जो रिसेप्टर है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज इसके बाद वाले वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, सो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।